मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तराखंड के प्रमुख सचिव एल फनई को मदरसों के मामले में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर 9 नवंबर को आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा है। आयोग की चेयरपर्सन प्रियंका कानूनगो ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि उत्तराखंड का अल्पसंख्यक विभाग मदरसों को स्कूल मान रहा है, जबकि मदरसे मजहबी तालीम देते हैं। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मदरसे स्कूल नहीं है। अगर गैर मुसलमान बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं तो ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। आपको बता दें, आयोग के 2 बार कहने के बाद अल्पसंख्यक विभाग ने उत्तराखंड के 30 मान्यता प्राप्त मदरसों का आंकड़ा खंगाला तो पता चला कि 7,400 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 750 गैर मुस्लिम हैं। अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुपम जी, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव को समन भेजा गया, क्या जानकारी? जी देखिए, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी की गवर्नमेंट लगातार यहाँ पर जो अवैध मजार है और अवैध मदरसे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रही थी, उसी के क्रम में इसी के बीच में पिछले 1 साल में कम्युनिकेशन लगातार किया था। जो आपका आयोग है उसने स्टेट गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन किया था, चीफ सेक्रेटरी के साथ किया था। जो ये मामला अल्पसंख्यक विभाग के पास गया, उन्होंने जो अपनी लिस्ट बना के भेजी है 30 मदरसों का, उन्होंने अपना खाका तैयार किया और बताया कि इसमें भाई करीबन 750 बच्चे ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम हैं। इसमें कुल मिला के जो आयोग ने अपना ऑब्जेक्शन जताया है वो इस बात पे जताया है कि आप मदरसों को स्कूल कैसे मान सकते हैं, जबकि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ये स्कूल अलग है और मदरसे अलग है। मदरसे आपकी मजहबी तालीम देते हैं और स्कूल के अंतर्गत बच्चे की पूरी एजुकेशन होती है। तो यही पे मामला अटका है और आयोग ने इस बात पे भी ऑब्जेक्शन जताया है कि क्यों पूरे प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं या जिनको मदद नहीं मिलती है, ऐसे भी सैकड़ों मदरसे हैं और उनकी आपने क्यों कोई रिकॉर्ड नहीं खंगाला है, उनको क्यों छोड़ दिया है। तो आपको ये भी मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बीच 2 ऐसे अवैध मदरसे हाल फिलहाल के दिनों में पकड़े गए थे, एक किच्छा में और एक नैनीताल के पास जोलीकोट में। और जोलीकोट के मदरसे को तो 2 दिन पहले धामी सरकार ने गिराया भी है, उनको बुलडोज कर दिया है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है काफी सारा मसला, और इस तरीके से जब ये 9 नवंबर को पेशी होगी तो देखना होगा कि किस तरीके से अल्पसंख्यक विभाग अपना जो है इसमें पक्ष आयोग के सामने रखता है। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में राम कथा के लिए बाबा बागेश्वर धाम का दरबार लगा हुआ है। हालांकि 4 बजे बाबा बागेश्वर को यहां पहुंचना था, लेकिन वो देरी से यहां पर पहुंच रखे हैं। कुछ देर में उनके पहुंचने की संभावना है। प्लेन में खराबी के चलते उनके लेट होने की खबर है। हालांकि इस बीच खबर है कि देहरादून पहुंचकर पहले बाबा बागेश्वर सीएम धामी से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। परेड ग्राउंड में कल रात से ही बाबा के दरबार में अर्जी लगाने के लिए लोग पहुंचे हैं। उत्तराखंड के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी से भी लोग देहरादून पहुंचे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई है। भारती, क्या जानकारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने को लेकर? देखिए, ये कहा जा रहा है कि 7:30 बजे तक वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। 4 बजे उन्हें यहाँ पर पहुँचना था और सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कि वो यहाँ पर आए और उनकी अर्जी यहाँ पर लग सके। कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कई लोग ऐसे मिले जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी इंतजार कर रहे हैं कि उनका अर्जी लग जाए या एक बार उन्हें दर्शन हो जाए बाबा बागेश्वर धाम के। लेकिन अभी फिलहाल जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बाबा बागेश्वर धाम जा सकते हैं उनके आवास पर और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उन्हें 4 बजे यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनके जिस प्लेन में वो आ रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ गई, जिस वजह से लेट हो गए हैं वो कार्यक्रम स्थल में पहुंचने के लिए। लेकिन लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोगों से भी, क्योंकि लोगों की सब्र का बांध भी अब टूट रहा है, काफी देर से लोग इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं और उनके लिए लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे बाबा बागेश्वर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। रामनगर में धनगढ़ी पुल का रिवाइज प्लान और बजट केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है, जिसके बाद रामनगर के लोगों ने राहत की सांस ली है। ये पुल पहले बनना शुरू हुआ था, लेकिन काम अटक गया था। पहले ठेकेदार की लेट लतीफी और बाद में कॉर्पोरेट प्रशासन के ऑब्जर्वेशन के चलते इसके काम को रोकना पड़ा। अब दोबारा से इस पुल का बजट मंजूर होने से इसके जल्द बनने की संभावना है।
जिससे कि इस नाले में बरसात के दिनों होने वाली दुर्घटनाओं पर ब्रेक लग सके। कारणों से बना हमारे जो कॉर्बेट के उनकी आपत्ति के कारण उसका विस्तार हुआ, उसकी ऊंचाई बढ़ाई गई, तो उसके कारण से आज वो 29 करोड़ 65 लाख रुपए का जियो उसमें प्राप्त हो चुका है। टेंडर खुलने वाले हैं और मुझे लगता है कि कुछ समय कागजी होते हैं तो जनवरी से ये पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। कब तक बन जाएगा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर रखे हैं। वीरभट्टी में निजी स्कूल के कार्यक्रम में बतौर अतिथि सीएम पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल की क्लास के साथ 108 फीट ऊंचे झंडे का आरोहण किया। इस दौरान सीएम स्कूली बच्चों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि अपना लक्ष्य अटल रखें और देश के विकास में योगदान दें। वहीं पर सीएम ने नैनीताल दौरे पर रामनगर के धनगढ़ी में पुल की स्वीकृति और जमरानी बांध की स्वीकृति पर केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि धनगढ़ी पुल बनने से कुमाऊं और गढ़वाल का रास्ता सुगम होगा और लाखों लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। के लिए आवागमन का एक मार्ग अब आगे भविष्य में बन जाएगा। उस पुल के बनने से निश्चित रूप से उस क्षेत्रवासियों की बहुत लंबे समय से मांग थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे नितिन गडकरी जी का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि पुल की स्वीकृति हो गई है और जल्दी ही पुल बनेगा। सभी क्षेत्रवासियों को भी बधाई। जमरानी बात तो बन ही रहा है। एक बहुत लंबे समय से, कई दशकों से रुका हुआ काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है और उनके नेतृत्व में जमरानी बांध जहां बन रहा है, वहीं लखवाड़ डैम भी बन रहा है, जो वह भी कई दशकों से रुका हुआ था। उसको भी स्वीकृति मिली है, इसको भी स्वीकृति मिली है। और उत्तराखंड के अंदर ऐसे अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थे, उन सभी को स्वीकृति मिल रही है। कोटद्वार के सबसे बड़े कॉलेज में आज नामांकन दाखिल किए गए। यहां भी 7 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए तमाम छात्र संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने कैंडिडेट का नामांकन भरा। शहर से जुलूस निकालते हुए युवाओं का जुलूस महाविद्यालय पहुंचे, जहां पर छात्र नेताओं ने अपने नामांकन दाखिल किए। छात्र संघ चुनाव को लेकर कोटद्वार पीजी कॉलेज में एबीवीपी एनएसयूआई के साथ वंदे मातरम छात्र ग्रुप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस कॉलेज के अंदर शिक्षा का वातावरण क्रिएट करना, जो काफ़ी मतलब कुछ अन्य संगठनों द्वारा इस कॉलेज के अंदर गुंडागर्दी फैला रखी है, उसको ख़त्म करना और शिक्षा का वातावरण क्रिएट करना। जैसे यहाँ पे अगर एक क्लास भी देखा जाए तो 300 बच्चे रहते हैं, पर क्लास में पढ़ते 3 बच्चे। रूम्स की अवेलेबिलिटी और डस्टबिन, यहाँ डस्टबिन भी नहीं है तो यहाँ गंदगी फैल जाती है। जब अगर ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तब गंदगी भी फैल जाती है, इसे डस्टबिन की भी अवेलेबिलिटी कराएंगे। और रही बात स्पोर्ट्स में भी हूँ मैं, तो स्पोर्ट्स को लेके भी थोड़ा हम ध्यान देंगे। बागेश्वर के बीडी पांडे कैंपस में आज छात्र संगठनों ने नामांकन के लिए रैली निकाली। छात्र संगठनों ने कॉलेज के बाहर शक्ति प्रदर्शन किया और अपनी अपनी जीत का दावा किया। छात्र संघ के कुल 7 पदों के लिए 14 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किया और इस बार भी एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी लड़ाई है। बागेश्वर में नामांकन के दौरान 2 छात्र गुट आपस में भिड़ गए और नामांकन से पहले एक छात्र प्रत्याशी का नामांकन फाड़ दिया गया, जिसके बाद काफी बवाल हो गया। इस भिड़ंत में एक छात्र घायल भी है और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान छात्र गुटों ने कॉलेज में खूब हंगामा किया और पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया है। उत्तरकाशी कॉलेज में भी आज छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किए गए हैं। छात्र संघ के लिए कुल 13 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। सबसे ज्यादा अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन से पहले और नामांकन के बाद पूरे शहर में शक्ति प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी के बीच पूरे शहर में जुलूस निकाला गया और छात्रों ने अपनी ताकत दिखाई है। पूर्व सीएम हरीश रावत का एक्सीडेंट नहीं होता अगर उनकी गाड़ी के आगे हादसे वाले दिन एस्कॉर्ट होती। इस बात को पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेसी होने की वजह से खुद के साथ भेदभाव करार कर दिया। इनके इस बयान के बाद वीआईपी सिक्योरिटी पर सियासत शुरू हो गई है। चौबीस अक्टूबर को हुए रोड एक्सीडेंट के बाद इन दिनों पूर्व सीएम हरीश रावत घर पर आराम कर रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माने तो आज ये नौबत नहीं आती अगर हादसे वाली रात उनकी कार के आगे पुलिस की एस्कॉर्ट चल रही होती। हरीश रावत के मुताबिक ये सब कुछ कांग्रेस का नेता होने की वजह से हो रहा है, जबकि इसी राज्य में बीजेपी के एक पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को ये सुविधा मिल रही है। इसके अलावा भी कई और चेहरे हैं जो सफर में एस्कॉर्ट की सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है और आगे क्या करना है, अब ये सरकार को सोचना है। प्रेरोगेटिव का सवाल नहीं, ये प्रेरोगेटिव नहीं है। मैं एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, और मैंने जो डिसीजन लिया था बहुत कॉन्शियस तरीके से डिसीजन लिया था सुविधाओं को समाप्त करने का। ये सरकार को विचार करना है कि वो क्या करना चाहती है, वो करे। ये दिक्कतें जो औरों के सामने वो मेरे सामने। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों से कई सुविधाएं हटाई गई, जिसके बाद एस्कॉर्ट की सुविधा नहीं मिलती। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा में जवान तैनात रहते हैं। इस वक्त उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत को Y कैटेगरी की सुविधा हासिल है, जिसमें एस्कॉर्ट नहीं आती। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को केंद्र के साथ राज्य की Y कैटेगरी की सुविधा हासिल है। सभी कैबिनेट मंत्री, नेता विपक्ष, विधानसभा स्पीकर, हाईकोर्ट के जजों को Y+ एस्कॉर्ट की सुविधा मिलती है। यही सुविधा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री और गवर्नर रहे भगत सिंह कोश्यारी को मिल रही है। इसके साथ कुछ समाज सेवियों और संतों को भी Y+ एस्कॉर्ट की सुविधा मिलती है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सीएम और दूसरे लोगों को एस्कॉर्ट मिलने पर सवाल उठाया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे सुरक्षा का मामला बताया और हरीश रावत को सरकार से सुरक्षा मांगने की सलाह दे दी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इसे खुद के और कांग्रेस नेताओं के साथ सौतेला व्यवहार बताया। कानून की व्यवस्था कानून के दायरे में रहते हुए प्रशासन ही तय करता है और किसको एस्कॉर्ट देनी किसको नहीं देनी सरकार का नैतिक अधिकार के विषय रहते हैं। सुरक्षा भी पक्ष होता है। अब हरीश रावत जी एस्कॉर्ट चाह रहे हैं तो मुख्यमंत्री से जरूर आवेदन कर, मुख्यमंत्री से अनुरोध करें और उनको अपनी जान का खतरा है उसके कुछ पुष्ट प्रमाण कुछ बनते हैं तो वो भी देने चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं उनको खुद फोन करके दूरभाष से इस बारे में सूचना भी दी और अपनी शिकायत भी दर्ज की है। देखते हैं आने वाले समय में अब क्या होगा। स्वयं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले समय में खुलासा होगा और विपक्ष के संग सौतेला व्यवहार हो रहा है। साफ है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को गाड़ी के आगे एस्कॉर्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। ये आदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में सुनवाई के बाद दिया था, पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को मिल रही सुरक्षा पर सियासत शुरू हो गई है और खुद की सुरक्षा की बात कहकर यही सवाल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उठाया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वाईपी को मिलने वाली सुरक्षा का मसला इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए गृह विभाग के अधिकारी इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। लेकिन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार को पूर्व सीएम हरीश रावत की सुरक्षा की चिंता है। पहले तो आदरणीय हरीश रावत जी स्वस्थ हो इसके लिए मैं कामना कर रहा हूँ और हमारे कांग्रेस के नहीं हमारे उत्तराखंड के बड़े नेता हैं और मैं तो उनका हमेशा सम्मान करता हूँ। केंद्र में मंत्री रहे हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, वैसे भी कद्दावर नेता हमारे हैं। जहाँ तक उनके एक्सीडेंट की बात है वो मुझे बहुत क्लियर जानकारी नहीं है कि उसका कारण क्या रहा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्पा सेंटर स्पा न्यूज़ 18 की खबर पर पुलिस ने एक बार फिर से मोहर लगा दी है। पुलिस ने ही इन्हें साफ तौर पर जिस्म फिरोशी का अड्डा मान लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी के स्पा सेंटर जिस्म फरोशी का अड्डा बन चुके हैं। ये बात हम नहीं बल्कि नैनीताल पुलिस की रिपोर्ट कह रही है। लगातार चालान और कार्रवाई के बावजूद स्पा सेंटर वाले नियम कानून मानने को तैयार नहीं।
ASTU प्रभारी द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है कप्तान साहब को, जिसमें जितने भी स्पा सेंटर यहाँ पर गलत तरीके से काम कर रहे हैं उनको बंद करने की DM मैडम को रिपोर्ट भेजने की संस्तुति की गई है। हालात ऐसे हैं कि पुलिस अब इन स्पा सेंटर्स के कारनामों से परेशान हो चुकी है। यहाँ स्पा के नाम पर दूसरे राज्यों से लड़कियां बुलाई जा रही हैं और फिर बंद कमरे के भीतर जिस्म का सौदा हो रहा है। पुलिस ने अब नैनीताल जिले में चल रहे 13 स्पा सेंटर्स को बंद करने की सिफारिश DM से की है। ये जो स्पा सेंटर हैं इनमें बाहर से लड़कियां लाई जा रही हैं, उनसे जिस्म फरोशी का अवैध धंधा करवाया जा रहा है और पुलिस उसमें लगातार नकेल कस रही है। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए साबित किया था कि स्पा सेंटर के नाम पर प्रदेश में जिस्म फरोशी के अड्डे चल रहे हैं। ऐसे में नैनीताल पुलिस की रिपोर्ट इस बात को फिर तस्दीक करती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। अल्मोड़ा में डाक विभाग द्वारा जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ SSJ विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया। अल्मोड़ा में संस्कृति और कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने नंदा देवी मंदिर परिषद में लगी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। महिलाओं के हाथों से बनाए उत्पादों को देखा। बागेश्वर में दुकान दुकान जाकर अवैध वसूली कर रहे किन्नरों पर रोक लगाने के लिए व्यापारियों ने SDM को ज्ञापन दिया। उत्तरकाशी में क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की प्रगति जानी। पुरानी पेंशन बहाली के राष्ट्रीय नेता विजय कुमार का टिहरी पहुंचने पर स्वागत किया गया और जल्द मांगे मानने की चेतावनी दी। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के पास पहाड़ी पर अचानक धुएं का गुबार देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात शख्स ने नेशनल पार्क क्षेत्र में आग लगाई। ब्रह्मकुमारी के हरिद्वार स्थित आश्रम में मीडिया वर्कशॉप हुई। इसमें शांति सद्भावना के लिए मीडिया की भूमिका पर बातचीत हुई। टिहरी में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन सिर्फ कुछ ही वार्डों में हो रहा है, जिस वजह से सड़क किनारे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में FDA की टीम ने मंगलौर क्षेत्र में मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की और सैंपल जांच के लिए भेजे। टनकपुर में शारदा नदी के बूम घाट पर आरती की जाती है, जिसमें आज DM चंपावत भी शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन शुरू हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कुमाऊनी भाषा और बोली के जानकार शिरकत करते हैं और इस मौके पर वक्ताओं ने कुमाऊनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी कर दी है। साथ ही कुमाऊनी भाषा को उत्तराखंड के स्कूलों में एक सब्जेक्ट के बतौर अनिवार्य करने की मांग भी सम्मेलन में उठी है। यही नहीं, सम्मेलन में वक्ताओं ने कुमाऊनी भाषा में साहित्य को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि जब तक कुमाऊनी भाषा में बेहतर साहित्य नहीं रचा जाएगा, तब तक राष्ट्रीय फलक में पहाड़ की भाषा को स्थापित करने में दिक्कत आएगी। 20-25 सालों से एक मुहिम चल रही है कि कुमाऊनी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और इसको कुमाऊनी भाषा को एक विषय के रूप में हर कक्षाओं में पढ़ाया जाए। कम से कम उत्तराखंड सरकार से तो ये मांग की जा रही है कि कुमाऊनी भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। दीपावली से पहले आंचल डेयरी ने मिठाइयों की कई रेंज लॉन्च कर दी है। आंचल ने बाल मिठाई, बेसन के लड्डू, ड्राई फ्रूट के लड्डू, नान खटाई और शाही पेड़ा लॉन्च कर दिया है। ये मिठाइयां दीपावली पर ग्राहकों के लिए बाजार में उपलब्ध रहेंगी। आंचल का दावा है कि इन मिठाइयों को मिलावट से दूर रखा गया है। आपको बता दें कि आंचल राज्य की सहकारी डेयरी है। रुड़की में उत्तम शुगर मिल का पेराई सत्र आज से शुरू हो गया है। गन्ने का पेराई सत्र शुरू होने से किसान काफी उत्साहित दिखे। किसानों ने सरकार से मांग की है कि इसका गन्ने का मूल्य 500 प्रति रुपए कुंतल किया जाए और समय पर उनका भुगतान भी किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। उत्तम शुगर मिल के अधिकारियों का कहना है कि उनका कोई बकाया नहीं है और किसानों की हमेशा मदद के लिए वो तैयार है।
देखिए, सुविधा के नाम पे जो उत्तम शुगर मिल है ये हमेशा अग्रणीय रही है, चाहे पेमेंट का विषय हो, चाहे गन्ने के उठान का विषय हो, विधि व्यवस्था हमारे यहाँ सबसे अच्छी है। और हम ये और प्रयास करेंगे कि जो आने वाला सीजन है इसमें और बेहतर सुविधाएं हम किसानों को प्रोवाइड करें। वहाँ खोल लेंगे जब गन्ना लूट लेगा, फिर ये 10-5 रुपये बढ़ाएंगे, 20 रुपये 25 रुपये इनका आखिरी, 25 में मरने को तैयार है। हम लगा रहे सब 500 कर दो, पूरा 500 होगा तो किसान भी जिंदा रहेगा, मिल भी जिंदा रहेगा। आज एथेनॉल के प्लांट लग रहे, गन्ना भाव तो 500 रुपये पूरा नहीं पड़ता, या ये जा रहा पेट्रोल के भाव, ये किसान जिंदा रख रहा है मिल को। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सबसे ज्यादा भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में अभी तक 19.5 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। लगातार धाम में यात्री पहुंच रहे हैं। वहीं केदारनाथ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी तीर्थयात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। जोशीमठ आपदा को 11 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। आपदा प्रभावितों के लिए प्रशासन एक विकल्प पर काम कर रहा है ताकि लोगों को शहर न छोड़ना पड़े। केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद कर रही है। अभी तक 173 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है और 40 करोड़ का मुआवजा भी दिया जा चुका है। वहीं अब प्रशासन रेट्रोफिटिंग से बचे हुए मकानों को ठीक करने का विकल्प भी मांग रही है, यानी कि जिन घरों में दरारें पड़ रही हैं, अब उन घरों को ठीक किया जा सकता है। ये अनुरोध किया है कि वो अपना जो विकल्प है उसका चयन कर सकते हैं कि आप संपूर्ण मुआवजा प्राप्त करने के पश्चात जोशीमठ नगर क्षेत्र से को छोड़ना चाहते हैं या अपने भवनों की रेट्रोफिटिंग इत्यादि कराना चाहते हैं। प्रभावित परिवारों का भी यही कहना है कि अगर सरकार उनके दरार पड़े घरों को ठीक करा देती है और वैज्ञानिक तरीके से जोशीमठ का प्लान तैयार किया जाता है तो वो जोशीमठ में ही रहेंगे। इस पे हमारा कहना यह है कि जो जोशीमठ का स्थानीय निवासी है या यहाँ का जो मूल निवासी है, जिसके की बहुत सारी पीढ़ियाँ यहाँ पे रह चुकी हैं और इसके अलावा भी उनकी संपत्तियाँ इस नगर में हैं, तो हमारा कहना ये रहेगा कि उन लोगों के लिए ये खुला विकल्प होना चाहिए कि उन लोगों के यदि भवन आज रेट्रोफिटिंग के द्वारा फिर से पुनर्जीवित किए जा सकते हैं, उन घरों में फिर से बसावट की जा सकती है, तो सरकार को उस विकल्प को उन लोगों के लिए खोल देना चाहिए। जोशीमठ के लिए केंद्र सरकार 1800 करोड़ स्वीकृत कर चुकी है और अब उन सभी कामों को करने की आवश्यकता है जिससे जोशीमठ नगर सुरक्षित हो सके। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।